नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके हूं आप सभी के लिए एग्रोन 321 की एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें अपन सभी टॉपिक की विस्तार से चर्चा करेंगे। और अपन किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? एग्रोन 321 में चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैविक खेती का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है दोस्तों, अभी इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन और उसका विस्तार से अपन इस आज की क्लास में चर्चा करेंगे। और संपूर्ण टॉपिकों की जो अपना सिलेबस है उसमें जो टॉपिक पाए गए हैं उन संपूर्ण की चर्चा करेंगे। और अपन ने ओल्ड पेपर बेस पे भी इसको क्लास को बनाया है। और अगर कोई पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर से हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या गूगल वगैरह यूट्यूब वगैरह पर आसानी से जो क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो इन नंबरों पे। और अपन अब चलते हैं टॉपिक नंबर 1 की ओर। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को क्या करना है, शेयर करना है। और अगर किसी को अपने व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस लिंक की सहायता से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। अब चलते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट की ओर। टॉपिक नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज की क्लास का अपना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसके सिद्धांत क्या क्या है और इसका जो इंडिया में स्कोप है वो क्या क्या है। दोस्तों देखिए दोस्तों, कार्बनिक खेती या जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग ये क्या है, एक ही टर्म है। अब अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। जैविक खेती, जैविक खेती में मेनली बात यह है, अगर की पॉइंट देखे इस सब्जेक्ट का तो है रासायनिक जो भी केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनका बहिष्कार करना। किसका बहिष्कार करना? जो केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनका बहिष्कार करना। देखिए दोस्तों, ये क्या है, खेती की एक क्या है, आधुनिक या मॉडर्न क्या है, प्रणाली है, जिसमें क्या करते हैं, खेती की जो लागतें होती है, जो भी इनपुट्स अपन यूज करते हैं उनमें रसायनों का क्या किया जाता है, केमिकल्स का क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों? खेती की जो कृषि की जो आधुनिक तकनीक है उसमें क्या करना, उसमें जो भी लागत अपन इनपुट्स लगाते हैं उनमें जो रसायन यूज में करते हैं, रसायन यूज में लेते हैं, हाँ उनका तो पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दो। ऐसी खेती को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके फादर कौन है, इसके जनक है दोस्तों सर अल्बर्ट हार्वर्ड। क्या है? सर अल्बर्ट हार्वर्ड इनके क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या है, फादर है। जो टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो मतलब पूर्ण रूप से उसमें क्या किया जाए, जैविक खेती की जाए। ऐसा कौन सा स्टेट है दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम में क्या करते हैं, पूर्ण रूप से जैविक खेती करते हैं 100%। और अगर अपने राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर करते हैं, डूंगरपुर में। कहां करते हैं, कहां करते हैं दोस्तों? डूंगरपुर में करते हैं। इसके बाद में है इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे है दोस्तों वो कब का है? 22 सितंबर। 22 सितंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे। अब देखिए दोस्तों, अपने सिलेबस में था कि प्रिंसिपल बताइए, इसके सिद्धांत बताइए। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती है इसके सिद्धांत क्या है दोस्तों? इसके 4 सिद्धांत है मेनली। पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का सिद्धांत। दूसरा क्या है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तीसरा क्या है? फेयरनेस का मतलब निष्पक्षता का सिद्धांत। और इसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ केयर, मतलब केयर देखभाल का सिद्धांत। क्या है? देखभाल का सिद्धांत। ये अपनी 4 सिद्धांत है किसके अनुसार? IFOAM। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। और इसको कब स्थापना की गई थी इसकी? 1972 में IFOAM की। अब दोस्तों इन चारों सिद्धांत के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं कि ये चारों सिद्धांत है क्या। देखिए दोस्तों, पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का सिद्धांत। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। मृदा का, फसल का,
पशु का मानव स्वास्थ्य को बनाए रखना। मतलब जो मर्दा का स्वास्थ्य होता है, फसल का स्वास्थ्य होता है, पशु का स्वास्थ्य होता है, मानव का स्वास्थ्य होता है, उनको बनाए रखना और उसकी वृद्धि करना। जो स्वास्थ्य है इन सभी के स्वास्थ्य को बनाए रखना और इसकी वृद्धि करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। मतलब स्वास्थ्य का सिद्धांत मर्दा का स्वास्थ्य भी ध्यान में रखेंगे, फसल का स्वास्थ्य भी ध्यान में रखेंगे, पशु का भी रखेंगे, मानव स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है दोस्तों इनमें इनका ध्यान भी रखना है, इनको बनाए भी रखना है और इनकी वृद्धि भी करनी है। देखिए दोस्तों, ये कैसे बनाए रखेंगे? जब अपन मर्दा में केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे तो मर्दा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसमें ग्रो होने वाली फसल का स्वास्थ्य अच्छा होगा, फसल का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसमें जो पशु वगैरह उसको पशु खाते हैं और मानव जो उपभोग के काम में लेते हैं उनका भी स्वास्थ्य क्या होगा दोस्तों? अच्छा होगा। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ हो गया दोस्तों। इसके बाद में है दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इसमें क्या होता है? जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बनाए रखना और उसके साथ ही मिलकर काम करना। जो मतलब अपनी पारिस्थितिकी है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसको मतलब जो इसके अनुकूल है उसी के को लेकर क्या करना? यूज करना। इस पारिस्थितिक तंत्र में उसको बनाए रखना, उसको नष्ट नहीं करना ही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इसमें परिस्थिति को बनाए रखते हैं, इसके साथ मिलकर जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस मतलब क्या है? निष्पक्षता एवं न्याय का सिद्धांत। क्या है? निष्पक्षता और न्याय का सिद्धांत। इसमें क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण में उपस्थित जो भी जीव होते हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने पर जोर देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं दोस्तों? सबसे पहले इसको समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस मतलब निष्पक्षता और न्याय का सिद्धांत। मतलब अपने जो प्रकृति में जो सभी चीजें पाई जाती है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, मर्दा हो गई, मानव स्वास्थ्य हो गया, ये सभी वनस्पति वगैरह ये सभी पाए जाते हैं, इनके प्रति निष्पक्षता और न्याय का सिद्धांत होता है। मतलब किसी के प्रति भी ज्यादा शोषण नहीं करते, किसी खनिज का ज्यादा शोषण नहीं करते। ऐसे नहीं कि वनस्पति को तो नुकसान पहुंचने देते हैं और बाकी को बचा लेते हैं। मतलब सभी के प्रति निष्पक्षता और न्याय का सिद्धांत है। मतलब इसमें क्या करते हैं? पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों के स्वास्थ्य के बनाए रखने में क्या देते हैं? जोर देते हैं और किसी भी जीव को क्या नहीं होने देते? नुकसान नहीं होने देते। और लक्ष्य उच्च गुणवत्ता का प्रदान करना। मतलब क्या है इसका लक्ष्य? क्या होता है कि उच्च गुणवत्ता का जो क्या करना, इनको सभी को प्रदान करना। प्रिंसिपल ऑफ केयर मतलब जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है दोस्तों उसको एक जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। कैसे? रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करना चाहिए। कैसे दोस्तों? जैसे पर्यावरण है, एक तो पर्यावरण है और आने वाली पीढ़ी है, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। अपन केमिकल्स वगैरह अभी तो यूज कर लेंगे कि अपने को एक प्रोडक्शन लेना है, केमिकल्स वगैरह यूज में ले लेते हैं, तो अपने को इस प्रकार से नहीं करना है दोस्तों। अपने को जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं इसमें एक जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए ताकि अपन अपने पर्यावरण और आने वाली जो फ्यूचर पीढ़ी है इनके स्वास्थ्य को क्या करें? बनाए रखें। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ केयर। आई होप आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिद्धांत समझ में आए होंगे। इसके बाद में है दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों? सबसे पहला उद्देश्य है दोस्तों मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखना। मृदा के जो सोइल हेल्थ है उसको बनाए रखना, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह, सूक्ष्म जीव वगैरह, इन सभी को बनाए रखना। दूसरा है उच्च गुणवत्ता का भोजन उत्पादन। आप सभी को पता है कि अभी अपन केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, केमिकल से प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, पर उससे क्या हो रहा है? मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही है और बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या करना इससे है कि उच्च गुणवत्ता का उत्पादन करना। इसके बाद में है मृदा उर्वरता को बनाए रखना। जो सोइल की फर्टिलिटी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है इन सभी को बनाए रखना। इसके बाद में है दोस्तों रासायनिक उर्वरकों का कम से कम यूज करना या यूज करना ही नहीं। इसके बाद में कार्बनिक खाद्य और जो जैव उर्वरक होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इन सभी का क्या करना दोस्तों? यूज करना। ये ही इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या है? उद्देश्य है दोस्तों। इसके बाद में है इसका महत्व क्या है दोस्तों? महत्व देखिए,
सबसे पहले है जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसमें क्या करना, टिकाऊपन लाना और वृद्धि करना। मतलब जो सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, उसकी उत्पादन करने की क्षमता है, इसको एक तो बनाए रखना और इसमें क्या करना, वृद्धि करना ही क्या है इसका महत्व है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। प्रदूषण रहित, मतलब ये ना तो पर्यावरण को प्रदूषण करने चाहिए और ना ही किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं, ना ही बीमारियां वगैरह फैलाते हैं, तो क्या है, प्रदूषण रहित है। इसके बाद में है इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। जो अपन ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह यूज करते हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। ये पानी की जलधारण क्षमता बनाए रखते हैं। इसके बाद में है दोस्तों उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन। क्या है, मतलब जो क्वालिटी है उत्पादन की, प्रोडक्ट की, उसमें क्या होगी, उच्च गुणवत्ता होगी। जैसे मान लो सॉइल की फर्टिलिटी बचा ली, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो प्लांट को अच्छी प्रकार से मिलेंगे, अच्छी प्रकार से मिलेंगे, तो उससे प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो क्या होगा दोस्तों, उच्च गुणवत्ता युक्त प्राप्त होगा। इसके बाद में है स्वास्थ्य में सुधार। जो अपने जो मानव वगैरह है, मृदा वगैरह है, इन सभी के स्वास्थ्य में क्या करना, सुधार लाना, इंप्रूवमेंट करना। इसके बाद में है दोस्तों कम लागत में अधिक लाभ। मतलब जो केमिकल्स वगैरह है ऐसे यूज में नहीं करते तो लागत कम होती है और लाभ क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मूल्य भी बहुत ज्यादा है। जो मूल्य है जो केमिकल वगैरह से यूज करते हैं इनकी कंपेयर में ऑर्गेनिक का अगर लोगो लगा हुआ हो तो उसका क्या होता है, मूल्य भी क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद में है कृषि मित्र जीव। जो केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं उनसे क्या हो जाते हैं, जो कृषि मित्र जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या करना, उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। इसके बाद में है दोस्तों स्कोप इन इंडिया। मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसका स्कोप क्या है, भविष्य क्या है, भविष्य में अपन क्या क्या कर सकते हैं। भविष्य का मतलब है, स्कोप का मतलब है कि भविष्य में अपन इंडिया में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इसके क्षेत्र है। देखिए दोस्तों सबसे पहले है कि इंडिया, जो गवर्नमेंट इंडिया है अपनी, जो भारत सरकार है, ये क्या कर रही है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रकार के कार्यक्रम लागू कर रही है, बहुत प्रकार की पॉलिसी बना रही है। और इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, मतलब इसका भविष्य क्या है, उज्जवल है। क्योंकि इसमें क्या है, गवर्नमेंट है विभिन्न प्रकार की पॉलिसी दे रही है, विभिन्न प्रकार की क्या कर रही है, कार्यक्रम चला रही है। एनएमएससी इसका एग्जाम्पल है, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके बाद में है दोस्तों अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या करना, संसाधनों की उपलब्धता। मतलब क्या है, अपने जो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह है ये जो अपने को जैविक खेती में जो काम में आनी चाहिए, जो रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, मतलब उनकी क्या है, उपलब्धता है अच्छी प्रकार से। तो उनको देखकर भी क्या है, एक अच्छा स्कोप है इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का। पर यूनिट एरिया पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब जो पर यूनिट एरिया है उसमें पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स है उनका, केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए उनकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लॉस हो रही है। इसलिए उनको क्या करना है, सुधारना है। इसलिए स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि बंजर भूमि बन जाएगी अगर लगातार केमिकल्स को यूज करेंगे तो। इसके बाद में है अवेलेबिलिटी ऑफ वेस्ट। मतलब जो वेस्ट पदार्थ है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जो पशु वगैरह होता है उनका वेस्टेज बहुत ज्यादा है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ये इसका क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया इसका स्कोप। अब दूसरा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं। मतलब अपने को पढ़ना है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या 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 कर रहे हैं, जो प्रमोशन के लिए क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज ला रहे हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग NPOF की शुरुआत की गई थी। किसके लिए ये की गई थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। सबसे पहले नाम पढ़ते हैं फिर इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। मतलब ये प्रोजेक्ट किस के लिए स्टार्ट किया गया, सॉइल की हेल्थ और फर्टिलिटी का मैनेजमेंट करने के लिए। इसके बाद में है तीसरा दोस्तों नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ इंडियन
काउंसलिंग मतलब जो ICAR के द्वारा क्या चलाया गया, एक नेशनल प्रोजेक्ट चला गया, किसके ऊपर, ये चलाया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। इसके बाद में है ZNBF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मतलब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बोलते हैं। फिर है RKVY, परंपरागत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फिर है PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। सबसे पहले पढ़ते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है दोस्तों, ये किसने शुरुआत की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। कब, 10 तारीख 12वां महीना और 2015 को ये शुरुआत की गई थी। और किसके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए PKVY की शुरुआत की गई थी। और 3 वर्ष तक इस योजना के तहत क्या मिलते हैं, 50,000 प्रति हेक्टेयर मिलते हैं। जो किसान है उसको 3 वर्ष तक क्या मिलते हैं, 50,000 प्रति हेक्टेयर क्या मिलते हैं, रुपए मिलते हैं। किसके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और केंद्र सरकार के द्वारा ये दिए जाते हैं। इसके बाद में इसके लाभ क्या है, पर्यावरण को प्रदूषण नहीं पहुंचता, गरीबी नहीं होती, क्योंकि अपन प्रोडक्शन करेंगे, अच्छा भाव मिलेगा तो गरीबी दूर होगी और बीमारी से छुटकारा पा पाएंगे। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको भी क्या, उसकी भी रोकथाम होगी। इसके बाद में है दोस्तों RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत की हुई थी 16 अगस्त 2007 में। कब हुई थी, 16 अगस्त 2007 में। इसको किसने शुरुआत की थी दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की। और जो गवर्नमेंट है इसने 25 करोड़ का बजट पास किया था इस योजना पे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, इस पर 25,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट इंडिया है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसने क्या किया था, बजट पास किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि में समग्र विकास करना। क्या करना, कृषि में समग्र विकास करने के लिए की थी। शुरुआत कब हुई थी, 2007 में स्टेट गवर्नमेंट ने की थी। और ये 25,000 करोड़ का क्या किया था, बजट पास किया था। और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। इसके बाद में है NPOF, क्या है, NPOF, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या है दोस्तों, इसका केंद्र है गाजियाबाद। क्या है, गाजियाबाद में इसकी शुरुआत की गई थी। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरुआत की गई थी इसकी। और इसका उद्देश्य क्या था, जैविक खेती को बढ़ावा देना। NPOP एक प्रमुख केंद्र है किसका, जैविक खेती का, इसको याद रखना। केंद्र क्या है, गाजियाबाद। और नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था, बायो फर्टिलाइजर और बायो कंट्रोल की आपूर्ति करना और प्रमाणीकरण करना। जो अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उनका क्या करना, सर्टिफिकेशन करना। इसके बाद में है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर में ये योजना शुरू की गई थी। इसमें IPM और INM का यूज करने पर 30% सब्सिडी दी जाती थी। हॉर्टिकल्चर में 30% सब्सिडी दी जाती थी। IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यूज करने पर। इसके बाद में है NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और जो है इसमें ऋण कितना दिया जाता था, 5 लाख वित्तीय सहायता दी जाती थी। और हॉर्टिकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों ये क्या हो गई, ये अपनी योजनाएं हो गई जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चला रही है, या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है वो है। इन सभी की अपन चर्चा कर ली। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है अपना ऑर्गेनिक इकोसिस्टम एंड द ईयर कॉन्सेप्ट। मतलब अपने को बताना है जो ऑर्गेनिक है, जैविक है, उसका जो इकोसिस्टम है, जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसका जो इकोसिस्टम है और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है दोस्तों। जो इकोसिस्टम वर्ड है वो दिया था दोस्तों एजी टेंसलर ने। किसने दिया था, एजी टेंसलर ने 1935 में। और ऑर्गेनिक इकोसिस्टम बोलते किसे हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी क्षेत्र है उसमें कार्य करने वाली जो भी जैविक और अजैविक घटक होते हैं
उनसे मिलकर जो एक तंत्र का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब कोई भी क्षेत्र है उसमें जैविक और अजैविक घटक जो एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम बोलते हैं। ऑर्गेनिक इकोसिस्टम जो होता है इसका कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसका इकोसिस्टम का अपने डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों को क्या करते हैं, नकारते हैं, कम से कम यूज करते हैं। और जो प्राकृतिक फार्म संसाधन होते हैं जो नेचुरल होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। जो नेचुरल संसाधन होते हैं, जो रासायनिक होते हैं उनका तो यूज नहीं करते, जो नेचुरल होते हैं उनका यूज करते हैं। और जो वातावरण है और लोकल फार्मिंग सिस्टम है उनमें जो एक प्रकार का जो तंत्र पाया जाता है वो पॉजिटिव होता है। वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाला फार्मिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। पोषक तत्व अधिक होते हैं जो अपने नेचुरल यूज करते हैं, जैविक अपशिष्ट वगैरह यूज करते हैं, उनमें पोषक तत्व ज्यादा से ज्यादा देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और क्या होती है, उपज अधिक से अधिक पाई जाती है, सॉरी उपज अधिक से अधिक प्राप्त होती है। इसके बाद में है जैविक विविधता। जो अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनमें क्या पाई जाती है, विविधता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जैविक विविधता भी पाई जाती है। इसके बाद में है, ये तो हो गया दोस्तों, ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट। इसके बाद में चलते हैं तो आगे की ओर। आगे है जो जैविक अवधारणा है, जो क्या है अवधारणा है वो मुख्यतः किन सिद्धांतों पर कार्य करती है दोस्तों, वो 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला तो क्या है, पहला है जैविक विविधता के विकास एंड मृदा उत्पादकता का क्या करती है, रख रखाव करती है। मतलब जो जैविक विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसमें तो क्या करती है, वेरिएशन, मतलब ऑर्गेनिक वेरिएशन का क्या करती है, विकास करती है। विविधता का क्या करती है, विकास करती है। और मृदा उत्पादकता का क्या करती है, रख रखाव करती है। इसके बाद में है दोस्तों पेस्ट और डिजीज का जैविक विधि का द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। पहला तो क्या है, जैविक विविधता का विकास होता है और मृदा उत्पादकता क्या होता है, रख रखाव होता है। पेस्ट और डिजीज का क्या होता है, जैविक विधि के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। और जो सॉइल इरोजन को कम करते हैं अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये तो क्या दोस्तों जैविक का अपना जो क्षमता उसकी अपन ने बात कर ली। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे टॉपिक है अपना चौथे टॉपिक में क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज एंड फोर्टिफिकेशन। मतलब अपने को पढ़ना है जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अपन जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह यूज करते हैं, क्या क्या है, क्या क्या इनके संसाधन है और उनमें क्या क्या उपस्थित होता है, फोर्टिफिकेशन। इसके बाद में दोस्तों जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है इनकी डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले जो मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं तथा मृदा की संरचना और सौंदर्यता में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मृदा की क्या करते हैं, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं और उनमें क्या करते हैं, मृदा की संरचना और सौंदर्यता में सुधार करते हैं, उसको ऑर्गेनिक मैन्योर या न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसके बाद में है दोस्तों जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उनका जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, वो क्या क्या है, किस किस के द्वारा अपने को ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उनमें न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले तो अपन यूज करते हैं मैन्यूर्स एंड कंपोस्ट। क्या यूज करते हैं, मैन्यूर्स एंड कंपोस्ट यूज करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों ग्रीन मैन्यूर यूज करते हैं। इसके बाद में है बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। अब इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं, मैन्यूर्स, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूर और बायो फर्टिलाइजर्स। दोस्तों जो मैन्यूर और कंपोस्ट है, मैन्यूर और कंपोस्ट की सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, वह है खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की तो क्या होती है, अधिकता होती है और अकार्बनिक पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है या अनुपस्थित होते हैं। मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ तो क्या होगा, अधिक से अधिक होगा, अकार्बनिक पदार्थ या तो अनुपस्थित होगा या कम पाया जाएगा। ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर मतलब स्थूल कार्बनिक खाद्य, एक है कंसंट्रेटेड मतलब सांद्रित कार्बनिक खाद्य।
अब जो बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर्स है, इनमें एक तो FIM यूज किया जाता है, कंपोस्ट यूज किया जाता है, ग्रीन मेन्यूर आते हैं। और जो सांद्रित कार्बनिक खाद्य हैं, ये है खलियां वगैरह हो जाएगी, मछली की खाद हो जाएगी, रुधिर चूर्ण हो जाएगा, जो ब्लड होता है उसका चूर्ण हो जाएगा, इसके बाद में सींग और खुरों का चूर्ण हो जाएगा। ये हो गया ऑर्गेनिक मेन्यूर का क्लासिफिकेशन। दो प्रकार से है, बल्कि और कंसंट्रेटेड। इनकी अब डिटेल से अपन चर्चा करते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर। बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर होती है, उनमें क्या होती है, पोषक तत्वों की मात्रा तो कम होती है। मतलब जो बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर होती है, उनमें क्या होती है, स्थूल कार्बनिक खाद्य होती है। इनमें जो पोषक तत्व है वो तो कम से कम पाया जाएगा, और कार्बनिक पदार्थ क्या पाए जाएंगे, अधिक से अधिक पाए जाएंगे। मतलब क्या होगा, पोषक तत्व तो क्या पाए जाएंगे, कम से कम, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अधिक से अधिक पाए जाएंगे। वो क्या है दोस्तों, वो है बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर। बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर का एग्जांपल है पहला FIM, फार्म यार्ड मेन्यूर। क्या है दोस्तों, फार्म यार्ड मेन्यूर। इनमें एनपीके कितना पाया जाता है, एनपीके 0.5%, और जो फास्फोरस है वो कितना पाया जाएगा, नाइट्रोजन 0.5 हो गया, और फास्फोरस 0.25%, और इसके बाद में है पोटेशियम कितना पाया जाएगा, पोटेशियम पाया जाएगा 0.5%। इसमें है दोस्तों जो FIM है, इसको किस किस से मिलकर बना होता है, ये गोबर हुआ, मूत्र हुआ, बिछावन हुआ, चारा वगैरह हुआ, इनके जो अपशिष्ट पाए जाते हैं, इनका मिश्रण जो होता है उसको सड़ाकर जो खाद तैयार की जाती है, वो क्या है दोस्तों, FIM है। FIM को दो प्रकार से अपन बना सकते हैं, पहला है प्रचलित विधि, दूसरी है संशोधित गड्ढा विधि। जो प्रचलित विधि है, जो गांवों में प्रचलित है, वो एक बेकार विधि है, उसमें न्यूट्रिएंट्स का जो है वेस्टेज बहुत ज्यादा जाते हैं। इनमें क्या है, जो बाहर है, बाहर ऐसे ही एक ढेर के रूप में क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। संशोधित गड्ढा विधि में क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद के उसमें सड़ाया गलाया जाता है इनको। ये तो होगी संशोधित गड्ढा विधि और प्रचलित विधि फार्म यार्ड मेन्यूर की। इसमें इसके बाद में है दोस्तों कंपोस्ट। कंपोस्ट है, पौधों के अवशेष होते हैं, कूड़ा करकट होता है, पशुओं का गोबर होता है, इनको जीवाणुओं व फफूंद के द्वारा विच्छेदन करके जो अपनी जो खाद बनती है उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट खाद बोलते हैं। क्या है दोस्तों डेफिनेशन, पौधों के जो अवशेष है, कूड़ा करकट है, पशुओं का गोबर है, इनको किससे मतलब अपघटित करते हैं, विच्छेदन करते हैं, जीवाणुओं, फफूंदों और एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा इनका क्या करते हैं, विच्छेदन करते हैं। इससे जो खाद बनती है उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। अब दोस्तों इसके बनाने की विधियां हैं, बेंगलोर विधि, इंदौर विधि, नाडेप विधि। क्या है, इंदौर, बेंगलोर और नाडेप विधि। ये आपको डिटेल से कहां से पढ़नी है, जो एनसीईआरटी की अपनी बुक है, एनसीईआरटी की जो 12th की एग्रीकल्चर की बुक है, और जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री में तो 11वां चैप्टर मिल जाएगा, और जो बायोलॉजी है उसमें दूसरा चैप्टर मिल जाएगा। उसमें से अपने को क्या पढ़नी है, इन तीनों विधियों को डिटेल से पढ़नी है। वैसे फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़े होंगे, और वहां से भी आप एक बार 12वीं किताब से पढ़ लेना, इनको डिटेल से, कुछ खास नहीं है। इसके बाद में है एक और आपको चीज पढ़नी है, वहीं से जो 11th की केमिस्ट्री की बुक है, कृषि रसायन की बुक है, इसमें 11th चैप्टर है। उसमें क्या है दोस्तों, उसमें है वर्मी कंपोस्ट के बारे में दे रखा है। एक वर्मी कंपोस्ट आपको वहां से पढ़नी है, इंदौर पढ़नी है, बेंगलोर पढ़नी है, नाडेप। इनमें कभी कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं, और ये आपको पढ़ लेनी है, वहां से स्टेप पढ़ लेना, और तो इसमें खास है भी नहीं, क्योंकि 12th वगैरह में पढ़ रखे हो आप, जेट वगैरह में। इसके बाद में है ग्रीन मेन्यूर, हरी खाद्य। हरी खाद्य क्या है दोस्तों, जो खेत में जो खड़ी फसलें होती है, दलहनी फसलें होती है, खेत में क्या होती है, खड़ी दलहनी फसलें होती है, उनको फूल आने के बाद और फली आने से पूर्व ही क्या करते हैं, खेत में दबा देते हैं। ग्रीन मेन्यूर क्या होता है दोस्तों, जो अपने मान लो दलहनी क्रॉप उगा ली, उसमें क्या करते हैं, या तो उसको फलियां आने से पूर्व या फिर फूल आने के बाद में, मतलब फूल आने के बाद और फलियां आने के पहले जो एक बीच में स्टेज होती है, उसमें क्या कर देते हैं, उसको खेत में दबा देते हैं कृषि उपकरणों की सहायता से। इस प्रकार जो खाद होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मेन्यूर होते हैं। उसमें जो क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो मिट्टी में दब जाएंगे, और मिट्टी में अच्छी उर्वरता हो जाएगी। ग्रीन मेन्यूर को खेत में दबाने की दो विधियां हैं मेनली। पहली है ग्रीन मेन्यूर इन सिटू विधि, दूसरी है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग।
मतलब इसमें तो क्या करते हैं, जो पूरा संपूर्ण पौधा होता है उसी को क्या कर देते हैं, उसी को दबा देते हैं, जैसे डेछा हो जाएगा, गंवार हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ग्रीन लीफ, मतलब इसमें क्या करते हैं, पत्तियां वगैरह ही तोड़ते हैं और उनको ही क्या करते हैं, खेत में दबाते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। इसके बाद में ग्रीन मैन्यूर में कौन कौन सी क्रॉप्स यूज करते हैं, दलहनी क्रॉप्स, सनही, उड़द, गंवार और मूंग यूज करते हैं। अदलहनी में मक्का, ज्वार, सरसों यूज करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर। अपन ने बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर की बात कर ली है, बस सांद्रित ऑर्गेनिक खादें। ये क्या होती है दोस्तों, वे सभी खादें जिनमें पोषक तत्व की मात्रा तो क्या होती है, अधिक, उनमें पोषक तत्व की मात्रा क्या थी, कम थी। कार्बनिक मात्रा की मात्रा उनमें क्या थी, ज्यादा थी, इनमें क्या है, कम। मतलब जिनमें पोषक तत्व की मात्रा तो अधिक हो और जो कार्बनिक पदार्थ होता है उनकी क्या हो, मात्रा कम हो। ये क्या होती है, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होती है। इनमें खलियां पाई जाती है, जो सांद्रित खाद्य होती है इनमें खलियां पाई जाती है। खलियां दो प्रकार की होती है, खाने योग्य और न खाने योग्य। खाने योग्य में क्या आ जाएगी, पहली आ जाएगी सरसों की खली, मूंगफली की खली। इसके बाद में है न खाने योग्य, नीम की खली, महुआ की खली, अरंडी की खली। इनका यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों, इनका यूज किया जाता है मुख्यतः किसके लिए, इनका यूज किया जाता है खाद के रूप में। इसके बाद में है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, और जो कंपोस्ट है ये आपको 12th की एग्रीकल्चर या जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बुक है इससे पढ़ सकते हो। इसका दूसरा चैप्टर है, इसका 11th चैप्टर है, इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद में है दोस्तों बायो फर्टिलाइजर की। बायो फर्टिलाइजर क्या है, देखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीवों से बने वो पदार्थ जो पौधों को क्या करते हैं, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं और मृदा की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर। मतलब क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं, पौधों को क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले, दूसरा है फास्फोरस को विलेय बनाने वाले। क्या है, पहला तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके प्रोवाइड किसको करवाएंगे, प्लांट को करवाएंगे, और दूसरा क्या है, जो फास्फोरस है अविलेयी मात्रा में जो मृदा में उपस्थित होता है उसको विलेय करके प्लांट को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर फॉर लेग्यूम क्रॉप, मतलब जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन करने वाले जो बायो फर्टिलाइजर है लेग्यूम क्रॉप्स के लिए और जो सीरियल क्रॉप्स के लिए हैं वो अलग से दे रखे हैं। इसमें डिवाइड दो भागों में किया गया। फास्फोट विलेयक होते हैं, एक तो जो फास्फेट को क्या करते हैं, विलेय बना देते हैं, और एक क्या करते हैं, फास्फोरस अवशोषक, मतलब क्या करते हैं, फास्फोरस का अवशोषण करके प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा, जो लेग्यूम क्रॉप के लिए है वो मेनली क्या होता है, राइजोबियम होता है, और जो सीरियल क्रॉप के लिए होते हैं एजोटोबैक्टर, एजोला, बीजी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब हरित शैवाल होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों एजोर स्पिरिलियम, मतलब क्या है, एजो स्पिरिलियम। ये क्या है दोस्तों, ये है सीरियल्स क्रॉप में यूज करने वाले। ये क्या है, ये मोस्ट है, ये धान में यूज में किया जाता है, नील हरित शैवाल। इसके बाद में है दोस्तों फास्फेट विलेयक। फास्फेट विलेयक क्या करता है, जो मृदा में क्या होता है, फास्फेट होता है, उसको विलेय करके विलियन बना के उसका प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। एक तो बेसिलस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एस्परजिलस। ये दोनों ही क्या है दोस्तों, जीवाणु है। इसके बारे में फास्फोरस अवशोषक, ये क्या है, वीएम, वेसिकुलर अरबिस्कुलर माइकोराइजा। इसके बाद में दोस्तों सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु कौन सा है दोस्तों, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, सहजीवी जीवाणु। ये क्या करता है, मृदा में ये जीवाणु क्या करता है, जो दलहनी फसलें होती है, क्या है, दलहनी फसलें होती है, उनकी गांठों में पाए जाते हैं। ये जो राइजोबियम जीवाणु है उनकी गांठों में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा किसमें बढ़ाते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करता है, इंक्रीज करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। मतलब स्थिरीकरण का मतलब है सीधा सी, जो अप्राप्य रूप होता है उसको प्राप्य रूप में प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है वायुमंडल में, एन के रूप में पाई जाती है, और इसके बाद में है दोस्तों इसको किस में बदल देते,
हैं NO3 के रूप में। NO3 के रूप में क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। और कभी कभी जो धान की क्रॉप्स है वो NH4 के रूप में भी ग्रहण करते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है उसको ऋणात्मक और जो धनात्मक होता है दोनों रूप में ग्रहण किया जाता है, वो है नाइट्रोजन। NO3 माइनस होता है और NH4 क्या होता है, प्लस होता है। ये ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं किसको, प्लांट को। इसमें क्या होता है दोस्तों, होस्ट प्लांट तो इन्हें क्या देते हैं, जो जैसे दलहनी क्रॉप्स वगैरह है वो तो इन्हें क्या देते हैं, आवास प्रदान करते हैं। और जो क्रॉप्स होती है वो इनको क्या प्रोवाइड करवाती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, जिससे उनका क्या हो, जीवन चक्र कंप्लीट हो। और 50 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं राइजोबियम जीवाणु। इसके बाद में है ऐसे जीवी जीवाणु। ऐसे जीवी जीवाणु क्या करते हैं, जैसे एजोरस्पिरिलम है, एजोरस्पिरिलम भी क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके साथ साथ जो IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड, और जी है जिब्रेलिक एसिड, इनका क्या करता है, स्राव करता है। ये पौधे का क्या करता है, विकास करने में सहायक होते हैं और नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करवाता है। 15 से 20 केजी नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। कौन कौन से क्रॉप में यूज में लिया जाता है, मक्का, जवार, गन्ना और धान में यूज में लिया जाता है। इसके बाद में है एजिटोबैक्टर। क्या है दोस्तों, एजिटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, सहजीवी रूप में नहीं पाया जाता है। 30 से 35 केजी क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में है गेहूं, जो मक्का में ये यूज में लिया जाता है। अब ये तीनों अपन ने बात की, जो स्पिरुलिन की बात की, एजिटोबैक्टर की बात की, राइजोबियम की बात की, इनकी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से अपन इनका यूज करते हैं। एक तो बीज उपचार की रूप में यूज में लेते हैं, एक सॉइल के ट्रीटमेंट के रूप में, एक पौध के रूप में, और एक कंद उपचार के रूप में यूज में लेते हैं। पहला है बीज उपचार। बीज उपचार में क्या करते हैं, गुड़ का, पानी का और जो राइजोबियम के जो कल्चर होते हैं उनका क्या बनाया जाता है, एक घोल बनाया जाता है और उसमें बीजों को क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। पहले गुड़ लेंगे, गुड़ ले लिया, इसके बाद में क्या ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, गुड़ कितना ले लिया, 100 ग्राम ले लिया, और 200 ग्राम का पैकेट किसका ले लिया, राइजोबियम का ले लिया या किसी और का ले लिया, और इनको क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, घोल बनाते हैं और फिर बीजों को क्या करते हैं, उनसे उपचारित करते हैं। दूसरा है मृदा उपचार। मृदा उपचार कैसे करते हैं, 2 से 3 केजी क्या ले लिया, 2 से 3 केजी कल्चर ले लिया, 50 केजी क्या ले ली, छनी हुई मिट्टी ले ली, या छना हुआ गोबर ले लिया। गोबर को क्या करते हैं, छानते हैं, बारीक लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, 50 केजी मिट्टी में किसको मिलाएंगे, इसमें 2 से 3 केजी की कल्चर को मिलाएंगे। मिक्स करने के बाद में इनकी क्या कर देते हैं, 1 हेक्टेयर में क्या कर देंगे, बुआई कर देंगे। इसके बाद में है दोस्तों पौध उपचार। पौध उपचार में 10 लीटर वाटर लेंगे, 4 से 5 पैकेट किसके लेंगे, जो राइजोबियम वगैरह है, जो भी अपना कल्चर है उसका लेंगे, और 10 से 20 मिनट तक पौधे की जड़ों को क्या कर देंगे, उपचारित कर देंगे। इसके बाद में कंद उपचार, 1 केजी कल्चर ले लिया, 40 से 50 लीटर क्या ले लिया, पानी ले लिया, इसमें कंदों को उपचार करेंगे, जैसे लहसुन वगैरह हो गया, आलू वगैरह हो गया, 10 मिनट तक उपचारित करते हैं। इसके बाद में दोस्तों BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक रेतसेवाल होती है। 15 से 53 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर क्या करती है, स्थिरीकरण करती है। यूज किस किस में करते हैं, धान में करते हैं। 15 से 20% धान का क्या कर देता है, प्रोडक्शन बढ़ा देता है। 7 दिन बाद में, बुआई के 7 दिन बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज किया जाता है, नीला रेतसेवाल का। इसके बाद में है एजोला। एजोला 40 से 50 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। भारत में एजोला की कौन सी वो पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है, पिनेटा प्रजाति। कौन सी पाई जाती है, एजोला पिनेटा प्रजाति। इसके बाद में फास्फोरस। फास्फोरस में एक होता है VAM, वेसिकुलर अरेबिस्कुलर माइकोराइजा। ये माइकोराइजा क्या करता है, ये मान लो कोई पौधा है, पौधे की जड़ों के आसपास एक क्या पाया जाएगा, माइकोराइजा पाया जाएगा। माइकोराइजा क्या करेगा, पौधे की प्लांट से क्या करेगा,
फास्फोरस क्या करेगा, मृदा से ग्रहण करेगा और ये किसमें प्रोवाइड करवा देगा, पौधे की जड़ों को क्या कर देगा, अवेलेबल रूप में प्रोवाइड करवा देगा, न्यूट्रिएंट शोषण करके प्लांट की जड़ों को प्रोवाइड करवा देता है और जड़ों से क्या कर लेता है, खुद का पोषण प्रदान कर लेता है, एनर्जी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन टू न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस यूज इन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक मैन्यूर। मतलब है दोस्तों, इसका मतलब समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती करते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट के रिसोर्सेस हैं उनके लिए जो अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रमाणीकरण करने के लिए जो संस्था होती है, वो संस्था क्या होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स पर क्या करती है, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगा देती है। क्यों लगाती है, क्योंकि ये संदूषण वगैरह, कंटामिनेशन वगैरह ये फैलाते हैं और क्या करते हैं, असंतुलन पैदा करते हैं। इसलिए क्या होते हैं, वो जैविक खेती के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो होते तो क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक रूप से प्राप्त होते हैं, पर उनका फिर भी यूज नहीं किया जाता। वो क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं और उनका यूज किस में नहीं किया जाता, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं किया जाता। उनका नाम पूछा है और उनके बारे में पूछा है। देखिए दोस्तों, कुछ जैविक खाद्यों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, प्रतिबंधित लगा हुआ है। वो क्या करते हैं, संदूषण और असंतुलन के खतरों से बचाने के लिए उन पे क्या लगा हुआ है, प्रतिबंधित लगा हुआ है। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, एक तो बेसिक स्लैग पर क्या लगा हुआ है, प्रतिबंधित लगा हुआ है, इनके नाम जरूर याद रखना। एक स्ट्रा पर भी क्या लगा हुआ है, प्रतिबंधित लगा हुआ है। ब्लड, मीट और बोन मील होती है, उस पर भी लगा हुआ है। एनिमल चारकोल पर, सल्फर पर, स्टोन मील पर और रॉक फॉस्फेट पर और पोटेशियम सल्फेट पर क्या लगा हुआ है दोस्तों, रोक लगा हुआ है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज नहीं कर सकते। इन सभी का नाम याद रखना। इसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक मैन्योर और कॉन्वेंशियल, मतलब जो जैविक खेती और जो परंपरागत मतलब प्राचीन समय से अपन खेती करते आ रहे हैं, उस खेती में और जो जैविक खेती है उसमें क्या अंतर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब जो ऑर्गेनिक मैन्योर है इसमें तो क्या है, सामान्य साधनों का यूज करते हैं, सामान्य साधनों का यूज कर लिए। और जो कॉन्वेंशियल जो पारंपरिक खेती है उसमें क्या करते हैं, उच्च लागत वाले साधनों का, जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए रासायनिक पदार्थों का, इनका यूज करते हैं। और इनमें सामान्य साधनों का यूज करते हैं, मतलब इनमें लागत कम लगती है और इनमें अधिक लगती है। इसके बाद में दोस्तों मृदा उर्वरता और फसल पोषक तत्व होते हैं, वो उपलब्ध करवाने के लिए अपने FIM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इन सभी का यूज करते हैं। इसमें रासायनिक उर्वरकों का क्या करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। इसमें है प्रदूषण कम होता है, इसमें प्रदूषण ज्यादा होता है। इसके बाद में है वीड कंट्रोल के लिए जो मित्र कीट होते हैं और जो नेचुरल मेथड होते हैं, ट्रैप वगैरह है, वो यूज करते हैं। इसके बाद में है इसमें रसायन, फफूंदीनाशक और जो कीटनाशक होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। मानव जो स्वास्थ्य होता है और जो सोयल हेल्थ वगैरह होती है उन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता और इसमें हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसमें टिकाऊपन होता है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, मतलब जो अपनी खेती है उसमें टिकाऊपन ला सकते हैं। इसमें टिकाऊपन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब अपने को उन फसलों का चुनाव करना है और उन किस्मों का चुनाव करना है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेस्ट हो। इनका चुनाव कैसे करें, मतलब टॉपिक क्या पूछ रहा है कि उन फसलों और वेराइटीज का चुनाव कैसे करें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज की जाती है। मतलब इसमें है किस प्रकार की फसल कृषक के लिए उपयुक्त है, इस पर विचार करने के लिए कई प्रकार के कारकों की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, अपन फसल का या वेराइटी का चूज करते हैं। जैसे तापमान हुआ, वर्षा हुई, सापेक्षिक आर्द्रता हुई और इसके बाद में प्रकाश हुआ, मौसम की स्थिति हुई, इनको देख के अपन क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। जैसे ये सभी, मतलब ये जैसे मान लो तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वर्षा 1500 mm वार्षिक वर्षा है, सापेक्षिक आर्द्रता 75 है और मौसम की स्थिति, मौसम मतलब क्या है, वर्षा वगैरह कम होती है, मीडियम है। तो इसके लिए कौन सी फसल बेटर है और कौन सी किस्म बेटर है उसका चुनाव करते हैं। मतलब किसके अनुकूल हो, जो अपना जिस स्थान पर का मौसम उस फसल के लिए अनुकूल हो और उस किस्म के लिए अनुकूल हो, उसी का यूज
किया जाता है, उसी किस्म का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसी फसल का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इसके बाद में है खेती की स्थिति, मतलब जो मृदा है, जैविक कारक है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए किसका चुनाव करते हैं, फसल और फसल की किस्म का चुनाव करते हैं कि ये मृदा किस फसल के लिए उपजाऊ है, किस फसल के लिए बेटर है, किस किस्म के लिए बेटर है। इस प्रकार से अपन फसल और किस्म का चुनाव भी करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों सोइल। सोइल की स्ट्रक्चर, टेक्सचर, कलर और पीएच के अनुसार अपन क्या करते हैं, सोइल का यूज करते हैं, फसल का चुनाव करते हैं। मतलब सोइल किस प्रकार की है, सोइल की संरचना कैसी है, सोइल की जो आकृति है, टेक्सचर है, कणाकार है, वो कैसा है, और सोइल का कलर कैसा है, सोइल का पीएच कैसा है। जिसे अम्लीय पीएच, तो अम्लीय पीएच को सहनशील करने वाली फसलों और किस्मों का चयन करेंगे, क्षारीय तो क्षारीयता सहन करने वाली करेंगे, उदासीन तो उदासीन के लिए फसल और किस्मों का चुनाव करेंगे। इसके बाद में है जैविक कारक। जैविक कारक में क्या आ जाएंगे, कीट आ जाएंगे, बीमारी आ जाएगी इनके। अगर मान लो किसी एरिया में कोई धान है, धान में ब्लास्ट रोग हो रहा है, तो धान में ब्लास्ट रोग के प्रति क्या करेंगे, प्रतिरोधी किस्म का चुनाव करेंगे। इसके बाद में है जल की आपूर्ति, जो जल मांग है उसके अकॉर्डिंग ही अपन फसल और किस्म का चुनाव करें। जैसे मान लो अपने जल मांग अपन पूर्ति कर सकते हैं 500 से 700 mm जल मांग अपन पूर्ति कर सकते हैं, तो इतनी जल मांग वाली क्रॉप या किस्म उगाए, ज्यादा जल मांग वाली क्रॉप या किस्म नहीं उगाए, क्योंकि अपने पास वाटर की क्या नहीं है, आपूर्ति नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता, जो संसाधन अपने पास उपलब्ध है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करें, फसल और किस्म का चुनाव करें। प्लानिंग, पहले ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए अपने को, उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, फसल और किस्म का चुनाव करें। चुनी गई किस्म क्या हो, चुनी गई किस्म ऐसी हो ताकि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड प्राप्त हो। मतलब जो चुनी गई किस्म है ऐसी अपने पास होनी चाहिए जिससे अपने पास क्या हो, जिससे अपने पास ऑर्गेनिक सीड की क्या हो, उपलब्धता हो, उसका प्रोडक्शन हो, ऐसी किस्मों का चुनाव करें और ऐसी फसलों का चुनाव करें। ये अपना हो गया सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट। दोस्तों ये टॉपिक अपन ने बहुत बार पढ़ लिया, 11th 12th और जो अपनी जेआर थी उसमें भी पढ़ लिया। इसके बाद फर्स्ट ईयर, हर ईयर में पढ़ते हैं अलग-अलग, फिर भी अपन इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों इसमें है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो अपन कीट और रोगों का यूज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित कीट प्रबंधन, और आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को अपनाया जाता है। इसमें कौन कौन से मेथड यूज लिए जाते हैं, कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड को यूज किया जाता है। और कैसे यूज किया जाता है कि ये इकोसिस्टम को क्या नहीं पहुंचाए, हानि नहीं पहुंचाए, और जो प्राकृतिक शत्रु है और परपोषी है उनको नष्ट कर दे, जो डिजीज के जो पैथोजन वगैरह है उनको क्या कर दे, कंट्रोल कर दे। इसके बाद में है दोस्तों पहला है कल्चरल मेथड। क्या है, कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में क्या क्या करते हैं, भूपरिष्करण क्रिया करेंगे, इसके बाद में फील्ड और प्लांट सैनिटेशन करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे अभी। क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, ग्रोविंग ऑफ रेसिस्टेंट इनसे रेसिस्टेंट क्रॉप्स को यूज करेंगे, और इसके बाद में है ट्रेप क्रॉप यूज करेंगे, घास फसलें यूज करेंगे। इसके बाद में है वाटर का मैनेजमेंट करेंगे, एडजस्टिंग ऑफ टाइम ऑफ सोविंग, जो सोविंग का टाइम है उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और इसके बाद में इंटरक्रॉपिंग यूज करेंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, जो डिजीज वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह है, उनका क्या हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले है टिलेज। टिलेज में क्या होते हैं, अपन जुताई करते हैं। जुताई करते हैं तो क्या होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं और वो पैथोजन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद में वो क्या हो जाएंगे, धूप वगैरह, सूर्य होता है, पक्षी होता है, पक्षियों के द्वारा जो इंसेक्ट होते हैं उनको खा लिया जाता है, और धूप के द्वारा जो पैथोजन वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह है, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों दूसरा फील्ड सैनिटेशन एंड प्लांट सैनिटेशन। मतलब क्या है, रोगग्रस्ती, जो रोगग्रसित पौधे होते हैं और जो फसलों के अवशेष होते हैं उनको क्या करते हैं, हटाते रहते हैं। इसके बाद में है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बनाने से भी अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र अपनाने से अपन क्या कर सकते हैं, फसल के रोग और कीटों से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे दोस्तों, धान का, मक्का, मूंगफली के साथ अगर क्रॉप रोटेशन अपनाएं, धान का
मक्का और जो मूंगफली है उनके साथ अगर अपन क्रॉप रोटेशन अपनाएं तो धान में जो ब्लास्ट रोग होता है और जो स्टेम बोरर का जो प्रकोप होता है उसको कम कर सकते हैं। रेसिस्टेंट वेराइटीज का यूज करें, जो कीट होता है, रोग होता है, उसके प्रति क्या करें, रेसिस्टेंट वेराइटीज का यूज करें। इसके बाद में है ट्रेप क्रोप। ट्रेप क्रोप में क्या होता है, किसी भी फसल को रोग या कीटों से बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक क्या आवरण के रूप में एक क्रॉप उगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेप क्रॉप या पास फसल। इससे क्या हो जाता है, जो भी रोग का या जो भी कीट का जो प्रकोप होता है वो ओनली किस पर होगा, जो साइड में जो क्रॉप उगाई जाती है ट्रेप क्रॉप या पास फसल उस पर ही होता है, और जो अपनी मुख्य फसल है वो बच जाती है। जैसे कॉटन के चारों ओर क्या किया जाता है, भिंडी को ट्रेप क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों वाटर मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों, वाटर मैनेजमेंट मतलब धान में अगर पानी अपन भरकर रख दे तो जो ब्राउन प्लांट होपर है उसको कम किया जा सकता है। धान में क्या कर दे, पानी भरकर रख दे तो उसमें क्या होता है, जो ब्राउन प्लांट लीफ होपर है, जो ब्राउन सॉरी ब्लास्ट स्टेम बोरर, ये दूसरा है, ब्राउन प्लांट ऊपर है उसको कम किया जा सकता है। फिर इसके बाद में है टाइम ऑफ सोविंग। सोविंग के टाइम को चेंज करके भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो कीट और रोग होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे अगेती फसलों में कोई रोग या कोई कीट ज्यादा फैलता है, पछेती में कोई ज्यादा फैलता है तो अगेती में ज्यादा फैल ले तो पछेती बोल दो, पछेती में ज्यादा फैल तो अगेती बोल दो। जैसे ज्वार में जो सूट पलाई होता है वो अगेती फसल की बुआई करने से क्या होता है, कम कर सकते हैं अपन। पछेती में वो ज्यादा फैलता है तो अगेती की बुआई करेंगे। इसके बाद में है इंटरक्रॉपिंग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, रोग और कीटों का रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद में है मैकेनिकल या यांत्रिक मेथड। इसमें क्या करते हैं, अंडों व कीटों को हाथ से एकत्रित कर लेते हैं, मतलब जो भी किसी कीट के अंडे या कीट है उनको हाथ से क्या कर सकते हैं, एकत्रित करके अपन क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जला वगैरह कर सकते हैं, उनको जला देंगे। इसके बाद में प्रकाश फास और फेरोमोन पास का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करते हैं, प्रकाश पास और फेरोमोन ट्रैप का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें तो मैंने बता दिया, अंडों को एकत्रित करके क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। प्रकाश पास में क्या करते हैं, एक पास लगा होता है खेत में, अपन जो प्रकाश होता है प्रकाश की ओर जो आकर्षित होते हैं, जो कीट जो आकर्षित होंगे, आकर्षित होने के बाद में लाइट से टकराएंगे। लाइट से टकराने के बाद में नीचे एक पात्र लगा होता है, उसमें केरोसिन तेल वगैरह पानी वगैरह होता है, उसमें गिरने से उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ये प्रकाश पास हो गया। ये प्रकाश पास रात को ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। फेरोमेन ट्रैप, फेरोमेन ट्रैप क्या होते हैं दोस्तों, एक मतलब फेरोमेन जो जैसे आकर्षित करते हैं। ये कैसे होता है, जो नर होता है, नर को आकर्षित करने के लिए जो मादा होते हैं उनसे जो द्रव निकलता है, जो उनका जननीय भाग होता है वहां से जो स्राव निकलता है उसको क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, उसको ट्रैप पर लगाते हैं और उस पर क्या केमिकल्स वगैरह लगा देते हैं। उससे जैसे ही वो टकराएंगे, टकराकर वो उनसे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनसे टकरा कर क्या हो जाता है, मर जाते हैं। इसलिए फेरोमोन ट्रैप का यूज करते हैं। इसके बाद में रिमूवल ऑफ अफेक्टेड प्लांट, मतलब जो अफेक्टेड प्लांट है, मतलब जो ग्रसित, रोग ग्रसित या कीटों से ग्रसित जो पौधा है उसको या उसके पार्ट्स को, जो पार्ट्स प्रभावित हैं उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। सोइल सोलेराइजेशन, सोइल सोलेराइजेशन क्या होता है दोस्तों, सोइल सोलेराइजेशन होता है कि मृदा की जो सतह होती है, ऊपरी सतह होती है, उस पर क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की पन्नी बिछा देते हैं। प्लास्टिक की पन्नी बिछा दी, प्लास्टिक की पन्नी बिछाने से क्या हो जाता है, मृदा का जो आंतरिक तापमान होता है, मृदा का जो आंतरिक तापमान होता है वो 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया। इससे जो आंतरिक में जो पैथोजन होंगे, जो मृदा में पैथोजन होंगे, कीट वगैरह होंगे, उनके अंडे वगैरह होंगे और जो खरपतवार वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके बाद में है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब केले को अगर, केले के शकर्स को अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट से यूज करते हैं तो उसमें रोग या कीटों से रोकथाम पा सकते हैं। हस्त जाल, मतलब जो हस्त जाल लगाकर कीटों को क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों बायोलॉजिकल मेथड। क्या है, बायोलॉजिकल मेथड, इसमें है प्रीडेटर्स, मतलब परभक्षी। इसके बाद में है पैरासिटोइड्स। पैरासिटोइड्स क्या होते हैं, परजीव्याभ। क्या होते हैं दोस्तों, परजीव्याभ। परजीव्याभ हो गया। बायोकेमिकल,
बायोकेमिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला बायोकेमिकल कौन सा हो जाएगा? नीम ऑयल। नीम ऑयल किस किस के नियंत्रण के लिए यूज में लिया जाता है? ग्रास हॉपर के लिए और पॉड बोरर के लिए। किसके लिए? ग्रास हॉपर या पॉड बोरर के लिए। फिर इसके बाद में है दूसरा बायोकेमिकल कौन सा है? निकोटीन सल्फेट, एफिड और जेसिड को नियंत्रण करने के लिए। फिर पायरेथ्रम। फिर इसके बाद में है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स, मतलब इसमें होता है सूक्ष्म जीवों से ये प्राप्त होते हैं, स्यूडोमोनास और बेसिलस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल जो मेथड होते हैं उसमें सूक्ष्म जीवों वगैरह का यूज करते हैं। प्रीडेटर्स, परभक्षी। परभक्षी क्या करते हैं? परभक्षी की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, पिछली जो अपनी एग्जाम लगी थी उसमें परभक्षी एंटो में परभक्षी की डिटेल से चर्चा की थी। उसमें क्या होते हैं? परभक्षी जो कीट होते हैं या परभक्षी जो भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं? परपोषियों से बड़े होते हैं और उनका क्या करते हैं? भक्षण करके उनको नष्ट कर देते हैं। ये हो गए परभक्षी। परभक्षी की वेराइटीज वगैरह सब कुछ मैंने लिखा दिए थे, गण वगैरह के सबके नाम। इसके बारे में पैरासिटोइड्स, परजीवी। आप ये क्या होते हैं? परजीवी के आकार में ही होते हैं। इसके बारे में बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में क्या होते हैं? जो नेचुरल पदार्थ होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। नीम ऑयल हो गया, ग्रास हॉपर, पॉड बोरर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। निकोटीन सल्फेट, एफिड और जेसिड को कंट्रोल करते हैं। पायरेथ्रम। पायरेथ्रम भी क्या करता है? कीटों का कंट्रोल करते हैं। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, सूक्ष्म जीवों से जो प्राप्त होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास कौन से रोग के लिए? विल्ट और जो डायबेक होता है उसके नियंत्रण के लिए यूज में लिया जाता है। और जो बेसिलस थुरिनजेंसिस है, बीटी जो जीवाणु होता है वो कॉटन में जो कीट लगता है, गुलाबी सड़न कीट, उसको नियंत्रण करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब इनको डिटेल से देखिए दोस्तों। ये क्या है? बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड है किसी भी जीव या ऑर्गेनिज्म का यूज करके इंसेक्ट और पेस्ट और रोग, खरपतवार, इनको क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। क्या करते हैं? जीवित ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं और इंसेक्ट, पेस्ट और रोग और खरपतवार इनका क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ये क्या है? बायोलॉजिकल मेथड। क्या है दोस्तों? बायोलॉजिकल मेथड। इसके बाद में है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? ये परपोषी से क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं और इनको पकड़कर क्या कर जाते हैं? जो परपोषी होते हैं उनसे क्या, उनको पकड़कर क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। जैसे लेडी बर्ड बीटल होता है, वो पॉड बोरर को कंट्रोल करने में यूज में लिया जाता है। पॉड बोरर के लिए जो भी जो कीट है, इंसेक्ट है, उसको क्या कर लेता है? ये भक्षण कर लेता है। इसके बाद में पैरासिटोइड। पैरासिटोइड क्या होते हैं? ये जो परजीवी होते हैं वो अपने अंडे कहाँ पर देते हैं? परपोषी पर देते हैं। कहाँ पर देते हैं? जिस भी कीट को अपने को मारना होता है, जिस भी इंसेक्ट को मारना होता है उस पर क्या देता है? अंडे देता है। जैसे कॉटन का बॉलवर्म है, कॉटन के बॉलवर्म पर क्या देगा? जो ट्राइकोग्रामा परजीवी है वो क्या देगा? अपने अंडे देगा। अब इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 क्या है? वीड मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या करना है? खरपतवार का प्रबंधन करना है। कैसे करना है? ऑर्गेनिक मेथड से, जैविक विधियों से करना है। देखिए दोस्तों, खरपतवार कीट एवं रोगों के लिए मेजबान का कार्य करता है। क्यों करते हैं? खरपतवार का जो नियंत्रण करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? कीट एवं रोगों के लिए मेजबान, मतलब उनको क्या देता है? आवास प्रदान करता है। इसके बाद में है दोस्तों, पानी, पोषक तत्व, धूप, इनके लिए क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता है। क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता है। मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल के मेथड कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं दोस्तों? 4 प्रकार के मेथड है। पहला है कल्चरल मेथड, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है थर्मल, बायोलॉजिकल। मतलब बायोलॉजिकल विधियां वीड मैनेजमेंट की अपन ने पहले पढ़ ली थी एंटोमोलॉजी में, फिर भी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। कल्चरल मेथड हो जाएगा, फिर इसके बाद मैकेनिकल, यांत्रिक हो जाएगा, थर्मल मतलब तापीय विधियां आ जाएगी। तो पहली है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। क्या करते हैं? किसी भी भूमि को, अगर किसी भी भूमि पर ज्यादा खरपतवारें उग रही है तो वहां पर क्या कर देंगे? उसको पड़ती छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। इससे क्या होगा? वीड्स का कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं? इसको चेंज करते रहिए। जैसे धान में कोई खरपतवार लग रहा है तो दूसरी क्रॉप को बो दीजिए। तो जो धान का है 3 से 4 साल तक का क्रॉप रोटेशन, उसका जो खरपतवार है उसका जीवन काल होता है, उतना क्या कर दीजिए, उतने समय तक उसको बोइए मत। फिर उसका क्या हो जाएगा? जो भी उसके अवशेष हैं वो नष्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद में क्या कीजिए? क्रॉप को उगाइए। इसके बाद में है क्रॉप कवर क्रॉप। कवर क्रॉप उगाइए। कैसे कवर क्रॉप कौन सी होती है? जैसे उन फसलों की क्या हो जाती है? तेजी से बढ़वार हो जाती है।
तेजी से बढ़वार हो जाती है तो वो क्या कर लेगी, पहले खुद की वृद्धि कर लेगी, क्रॉप क्या कर लेगी, खुद का तेजी से विकास कर लेगी, और खरपतवारें नीचे रह जाएगी, उनको प्रकाश वगैरह से कुछ भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनका क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इंटरक्रॉपिंग करके मतलब उनमें खाली जगह वगैरह नहीं छोड़ के अपन क्या कर सकते हैं, खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। मल्चिंग, मल्चिंग कैसे, उनमें घास वगैरह बिछा लेंगे, देंगे, ऊपर कोई पॉलीथीन की पन्नी वगैरह बिछा देंगे, उनसे क्या होता है, उनका क्या हो जाता है, अंकुरण रुक जाता है। इसके बाद में है वेराइटी, मतलब क्या ऐसी वेराइटी यूज करें, कैसी वेराइटी, जो मिट्टी में या मृदा में जल्दी से जल्दी बढ़ सके, जल्दी से जल्दी बढ़ेगी तो वो क्या होगी, आपस में कंपटीशन नहीं कर पाएगी, खरपतवार नीचे रह जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इसके बाद में है फील्ड स्काउटिंग, मतलब जो खरपतवार वगैरह बढ़ती है, बढ़ते ही उनका क्या कर दे, नियंत्रण कर दे, उनकी देखभाल करते रहनी चाहिए फील्ड का। इसके बाद में है प्लांटिंग पैटर्न, प्लांटिंग पैटर्न ऐसा अपनाई जिसमें जो बीच में होती है, फसलें होती है, उनके बीच में खाली जगह कम छोड़े, खाली जगह छोड़ोगी तो वहां पर खरपतवारें बढ़ जाएगी, खरपतवारें अपना अंकुरण कर लेगी। इसके बाद में है सैनिटेशन, सैनिटेशन में क्या होता है दोस्तों, साफ बीज का यूज करें, कैसे बीज का यूज करें, साफ बीज का यूज करें और चारों ओर क्या करें, खरपतवार निकालते रहें। सैनिटेशन का मतलब होता है खरपतवारों को क्या करते रहें, निकालते रहें और साफ बीज का यूज करें। इसके बाद में है प्री जर्मिनेशन वीड, मतलब क्या करें, प्री जर्मिनेशन, पहले एक खेत है, खेत में क्या कर दिए, एक बार सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के बाद में क्या हो जाती है दोस्तों, धीरे धीरे खरपतवारें उगने लगती है। खरपतवारें जैसे ही उगे तो उसमें क्या कर दो, टीलेज कर दो, इसके बाद में दूसरी क्रॉप होगा वो, इससे क्या हो जाएगी, जो खरपतवारें हैं वो नष्ट हो जाएगी। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का यूज करो, ड्रिप इरिगेशन का यूज करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, जो नमी होती है वो खरपतवार को नहीं मिल पाती, ओनली किसको मिलती है, प्लांट को मिलती है, तो इससे खरपतवारों की वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद में है थर्मल मेथड, कौन सा आ जाएगा दोस्तों, थर्मल मेथड। थर्मल मेथड में क्या होता है दोस्तों, फ्लेमर्स, मतलब जो आग की लपटें होती है, आग की लपटें जो खरपतवार को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। सोइल सोलेराइजेशन, सोइल सोलेराइजेशन का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था, प्लास्टिक की पन्नी ऊपर बिछा देते हैं, उससे क्या हो जाता है, मृदा का तापमान बढ़ जाता है, इससे क्या हो जाती है, खरपतवारें नष्ट हो जाती है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या करते हैं, द्रवित नाइट्रोजन और CO2 का यूज करते हैं, इससे क्या हो जाती है, खरपतवारें नष्ट हो जाती है, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल लेके बेस्ट मेथड है। देखिए दोस्तों, खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या यूज में लेते हैं, कीटों को यूज में लेते हैं और मछली वगैरह इन सभी को यूज में लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल मेथड हो जाएगा। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, एक तो होता है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी में क्या होता है दोस्तों, एक कोई भी मान लो कोई भी क्रॉप है, उस क्रॉप में क्या होता है, उसकी जड़ों से एक ऐसा स्राव होता है, उस स्राव से क्या होता है दोस्तों, जो एक क्रॉप से क्या निकलेगा, स्राव निकलेगा, वो दूसरे प्लांट पर जैसे खरपतवार वगैरह है उसको क्या कर देगा, अंकुरण रोक देगा, उसकी वृद्धि को क्या कर देगा, रोक देगा। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी प्रभाव। आई होप आप समझे होंगे। मतलब एक प्लांट होता है, एक प्लांट है, उसकी जड़ें हैं, उसकी जड़ों से एक स्राव निकलेगा, जैसे मान लो यहाँ पर खरपतवार है, अब इस खरपतवार पर इफेक्ट डालेगा, इस खरपतवार को इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, अंकुरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, मतलब अभी मैंने एंटोमोलॉजी में बताया था पिछली क्लास में कि जो अपन बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। कौन कौन से कीट करते हैं, जैसे पार्थेनियम स्टेरिफोस है, गाजर घास है, गाजर घास का कंट्रोल किसके द्वारा किया जा सकता है, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा के द्वारा। किसके द्वारा, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा के द्वारा किसका यूज किया, कंट्रोल किया जा सकता है, पार्थेनियम स्टेरिफोस के द्वारा। ये क्या कर देता है, इसको खाकर क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके बाद में है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा जो घास होती है, खरपतवार होती है, उसको क्रोसिडोसिमा लेंटाना के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जलकुंभी विविल होती है, जलकुंभी विविल, जलकुंभी जो खरपतवार होती है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों टॉपिक नंबर 9, अपन ने क्या बात कर ली, खरपतवारों का मैनेजमेंट कर लिया। इसके बाद में है टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 है दोस्तों ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी। एनपीओपी क्या होता है, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन अपन करते हैं, उसका एक बेस्ट कार्यक्रम है। ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा देता है,
प्रमाणीकरण करता है। जो भी अपने पास जो भी सीड वगैरह होते हैं ऑर्गेनिक से जो भी अपन प्रोडक्शन लेते हैं उसका क्या करता है, प्रमाणीकरण करता है। देखिए दोस्तों एनपीओपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। देखिए दोस्तों यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक उत्पादों एवं राष्ट्रीय मानकों एवं प्रमाणीकरण का क्या करती है, कार्य करती है। ये क्या करती है, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है उनका मानकों का निर्धारण करती है, जो मानक होते हैं उनको निर्धारण करती है और प्रमाणीकरण का कार्य करती है। दोस्तों ये ऑपरेशनल क्या है, स्ट्रक्चर है। इसको डिटेल से आप समझ लीजिए। इसको समझने के बाद में इसका वर्णन तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, बस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए और जो जो चीजें मैं बताता हूं उनमें नोट करते जाइए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब दोस्तों देखिए भारत सरकार है, जो भारत सरकार है उसके अंतर्गत दो मंत्रालय आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो कृषि मंत्रालय आते हैं, एक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आते हैं। इतना आप सभी को पता है कि एक तो आते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एक आता है कृषि मंत्रालय। इन दोनों के द्वारा जो एनपीओपी होती है उसके ऑपरेशनल वो कार्य कैसे करता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये समझेंगे। अब जो भारत सरकार है उसके अंतर्गत दो मंत्रालय आते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। अब ये दोनों मंत्रालय क्या करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं, राष्ट्रीय संचालन समिति। मतलब ये जो कार्यक्रम होगा इसके अंतर्गत बहुत सारी समितियां होंगी। ये दोनों मंत्रालय मिलकर राष्ट्रीय संचालन समिति का क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, उसका क्या कर देंगे, गठन करेंगे। और इसके बाद में एक तो है एनपीओपी, एक क्या है एनएपीपी, मतलब राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति कार्यक्रम, और क्या है एक जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक। क्या है दोस्तों, देखिए अब ये जो संचालन समिति है ये दो प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। भारत सरकार के द्वारा दो मंत्रालय थे, दो मंत्रालयों ने क्या किया, एक समिति का गठन किया, राष्ट्रीय संचालन समिति। अब ये समिति क्या करेगी, दो प्रकार के प्रोग्राम चलाएगी, एक तो है जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक कार्यक्रम, एक क्या है दोस्तों, एक है राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति और कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम चलाती। अब दोस्तों जो एनपीओपी है ये क्या करेगी, एक तकनीक समिति का गठन करेगी, राष्ट्रीय तकनीक समिति। ये राष्ट्रीय तकनीक समिति हो जाएगी। इधर क्या करेगी, जो एनएपीपी है ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति का गठन करेगी। सही। अब ये तो क्या करती है दोस्तों, जो मानक वगैरह है, तकनीक वगैरह है, इससे रिलेटेड क्या करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। और ये क्या करेगी, जो भी ऑर्गेनिक मेन्यूर वगैरह है, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनका क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी, मूल्यांकन करती रहेगी। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका मूल्यांकन करेगी। और ये दोनों क्या करती है, एक राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति है उसको क्या करती है, उसका संचालन करती है और उसको जो भी अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो देती है। किसको देगी, राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति को। इसके बाद में है निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी, मतलब जो भी निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी है उसको ये क्या देगी, सूचना देगी, राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति। और इसके बाद में ये क्या करेंगे, ये जो फार्मर्स हैं और जो ऑपरेशन मतलब जो परिचालक है, ऑपरेटर्स हैं और जो प्रोसेसर है, प्रसंस्करण करता है, उनको क्या कर देगी, जो सर्टिफिकेट है, जो भी प्रमाणीकरण का क्या है सर्टिफिकेट है वो देगी। दोस्तों दोबारा से देख लीजिए, भारत सरकार है, भारत सरकार के अंतर्गत दो क्या आते हैं, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आते हैं। ये दोनों एक समिति का संचालन करते हैं, राष्ट्रीय संचालन समिति। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये जो राष्ट्रीय संचालन समिति है दो प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक और राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति तथा कार्यक्रम, ये दो प्रकार के कार्यक्रम। अब ये दोनों जो कार्यक्रम है इनके अंतर्गत एक दो समितियां आएगी। पहली कौन सी है, राष्ट्रीय तकनीक समिति, तकनीक से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है वो ये समिति करती है। इसके बाद में है राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति, ये क्या करती है, मूल्यांकन करती है। इसके बाद में राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति, ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है ये राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति को देते हैं। इसके बाद में ये क्या करेंगी, ये जो राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति है ये निरीक्षण का और जो प्रमाणीकरण एजेंसी है इसकी स्थापना करेगी। ये जो एजेंसी वगैरह है ये क्या करेगी, जो फार्मर्स, जो ऑपरेटर्स है, जो प्रोसेसर है, इनको क्या करेगी, जो ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट है उनका उनके प्रमाणीकरण के लिए क्या देगी, सर्टिफिकेट देगी। आई होप आपको ये संरचना समझ में आई होगी, एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती है। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब अपने को सर्टिफिकेट लेना है, अपने को सर्टिफिकेट लेना है कि अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा कर रहे हैं। ये अपन खुद नहीं तय कर सकते, ये अपन खुद नहीं तय कर सकते। इसके लिए अपने को जो भारत सरकार है उसके द्वारा क्या लिया जाता है, सर्टिफिकेट लिया जाता है। वो सर्टिफिकेट किस प्रकार से लिया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैविक खेती प्रमाणीकरण प्रक्रिया, जैविक प्रोडक्ट्स प्रसंस्करण इकाइयां, जैविक कृषि उत्पादन के मानकों की अनुपालना और प्रमाणीकरण किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेशन में क्या होता है, ये कब मिलता है, जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जो जैविक कृषि उत्पादन है, ये मानक की क्या करें, जो भी मानक दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उत्पादन करने के लिए, उनकी अनुपालना कर ले तो क्या करें, उनका प्रमाणीकरण कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन आता है। मतलब जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस आती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक का निरीक्षण किया जाता है। जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक निरीक्षण किया जाता है, उत्पादन से लेके, जहाँ से अपन बुआई स्टार्ट करते हैं उससे पहले से लेके ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कर देते हैं, तब तक क्या करते हैं, उसकी जो प्रोसेस सम्मिलित होती है उसका क्या किया जाता है, सर्टिफिकेशन किया जाता है, प्रमाणीकरण किया जाता है। उसके बाद में उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट घोषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसकी सुरक्षा क्यों, सॉरी आवश्यकता क्यों हुई, इसकी आवश्यकता हुई दोस्तों उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। पहली कौन सी, उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक को जो प्रोडक्ट होता है उसकी गुणवत्ता और जो उसकी सुरक्षा है उसकी क्या मिल जाती है, गारंटी मिल जाती है। और जो सभी सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है उनको अलग अलग चिन्ह देती है। मतलब ये जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज है ये अलग अलग चिन्ह देती है, अलग अलग चिन्ह देती है, तो अपने को पता लग जाता है कि ये उस एजेंसी का क्या है, चिन्ह है, और उस एजेंसी के चिन्ह का क्या आता है, बढ़िया प्रोडक्ट आता है, तो उनके प्रति क्या बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल सर्टिफायर। मतलब जो सर्टिफिकेशन करे, अपने जो सर्टिफिकेशन करें, जो भी सर्टिफिकेटर होता है, सर्टिफायर होता है, जो सर्टिफिकेशन का काम करता है, वो अपन एक उसकी क्या करेंगे, एक सुटेबल, जो अच्छा हो उसकी अपन क्या करेंगे, पहचान करेंगे। उसके बाद में उसकी राय लेकर क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन है उसका क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, उसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। फील्ड की हिस्ट्री भी होगी उसमें, जो अपन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसमें फील्ड की हिस्ट्री, मतलब अपन कब क्या बोए थे, 2-3 साल, कई वर्षों पहले का क्या रिकॉर्ड वगैरह अपने को सबमिट करना पड़ता है। फार्म का मैप, फार्म का मैप किस प्रकार से है उसका, कि आसपास में कौन से फार्म है, कौन कौन सी क्रॉप ली जा रही है, उसका भी अपन मैप प्रदान करते हैं। रिकॉर्ड वगैरह अपन सबमिट करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन को दोबारा से देखा जाता है। इसके बाद में शेड्यूल, जो इंस्पेक्टर होता है, जो निरीक्षण का कार्य करता है, वो एक शेड्यूल बनाता है कि मेरे को प्रोडक्शन के टाइम, बुआई के समय, कटाई के समय, उपज के समय, पैकिंग के समय, स्टोरेज के समय, इन समय निरीक्षण करना है, ऐसा एक शेड्यूल बनाता है। शेड्यूल करने के बाद में वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, जब वो निरीक्षण करता है उस टाइम क्या करता है, वेरिफिकेशन करता जाता है कि ये स्टेप से ये स्टेप से ये स्टेप से ये, फिर फाइनल रिव्यू करता है उन स्टेप्स को देख के, और फिर क्या देता है, सर्टिफिकेट दे देता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। इसको अगर थ्योरी वाइज देखे तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सर्टिफिकेशन के लिए अपने को मानकों का ज्ञान होना चाहिए। मानकों का ज्ञान कैसे, देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पूरी तरह मानकों पर निर्भर करता है, पूरी तरह मानकों पर। जो अपने पास जो भी एनपीओपी के द्वारा जो भी मानक निर्धारित होते हैं उन मानकों पर निर्भर करता है। अगर मानकों की अपन पूरी अनुपालना कर रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मानकों का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, उनकी अनुपालना करनी चाहिए अपने को। अगर अपन उनकी अनुपालना करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। उपकरण वगैरह, जो भी भंडारण वगैरह, उनकी साफ सफाई रखें। जैविक खेती को अलग करें, जैसे पास में अजैविक खेती कर रहे हैं तो उनमें बीच में क्या
होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, प्रतिबंधित इनपुट्स की पालना करें। जो मैंने रेस्ट्रिक्शन जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो इनपुट्स वगैरह थे उनका क्या करें, प्रतिबंधित करें। और इसके बाद में प्रक्रिया पर लेकर मतलब जो भी फार्म में कई वर्षों का पूर्व का इतिहास है उसको भी लिखना चाहिए। इसके बाद में है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करते हैं, हर वर्ष जो प्रत्येक वर्ष होता है उसमें जो प्रमाणीकरण संस्था होती है, जो प्रमाणीकरण संस्था होती है उससे क्या लेते हैं, अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब फार्म और जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी जांच करता है इंस्पेक्टर। इसके बाद में है प्रमाणीकरण शुल्क, मतलब जो अपने को प्रमाणीकरण जो संस्था होती है उसको एक वांछित शुल्क देना पड़ता है। इसके बाद में पूर्ण प्रलेखन क्रिया, मतलब प्रोडक्शन से लेके परिवहन तक क्या किया जाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बाद में अपने को क्या मिलता है, अपने को उत्पाद पर प्रमाणीकरण चिन्ह मिलता है। दोबारा से देख लीजिए 8 के 8 पॉइंट। सबसे पहले मानकों का क्या कीजिए, ज्ञान कीजिए। इसके बाद में अनुपालना कीजिए, उनकी अनुपालना करने के बाद में प्रक्रिया पर लेकर पूरी रिकॉर्ड रखें। इसके बाद में प्लानिंग करें। इसके बाद में इंस्पेक्शन। इसके बाद में प्रमाणीकरण शुल्क जमा कराएं, पूर्ण प्रलेखन की क्रिया लिखें और इसके बाद में अपने को क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद में है दोस्तों 11वां टॉपिक अपना प्रोसेसिंग। मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रक्रिया भी जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है वो भी सर्टिफिकेशन के अंडर ही आती है। जो प्रोसेसिंग होती है उसको देख कर भी क्या दिया जाता है, उसको देखकर भी क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। उत्पाद की जो प्रोसेसिंग होती है उस टाइम उत्पाद की जो सफाई होती है, स्वच्छता होती है और जो उसका प्रबंधन होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद में जैविक उत्पादों को अजैविक उत्पादों से अलग अलग रखना चाहिए। इसके बाद में है स्टोरेज के लिए नियंत्रण वातावरण लेना यूज करना चाहिए। मतलब जो स्टोरेज है उसको क्या करना चाहिए, अच्छा प्रकार का वातावरण होना चाहिए, मतलब शीतलन वगैरह, शुष्कता वगैरह और इसके बाद में आर्द्रता का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों जो स्टोरेज है, स्टोरेज में क्या किया जाता है, पैकिंग का ध्यान रखा जाता है। पैकिंग करते समय अच्छे प्रकार से करनी चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार की विकृति ना आए। जो प्रोसेसिंग है उसकी मेथड क्या क्या है दोस्तों, पहला है मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, क्लीनिंग वगैरह करते हैं, साफ सफाई वगैरह करते हैं। मतलब प्रोसेसिंग में क्या क्या क्रियाएं की जाती है, प्रोसेसिंग में अपन क्या क्या क्रियाएं करते हैं, तो क्लीनिंग साफ सफाई करते हैं। इसके बाद में फिजिकल में क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर देंगे, उनमें अच्छे दाने अलग कर देंगे, टूटे फूटे अलग कर देंगे। इसके बाद में धुएं, जो भी कीट रोग वगैरह है उनको सुखाने वगैरह के लिए धुएं का यूज करते हैं। इसके बाद में एक्सट्रैक्शन मतलब नमी का निष्कासन करते हैं। फिल्ट्रेशन, अवांछनीय पदार्थों को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इसके बाद में है दोस्तों लेबलिंग, मतलब मान लो अपने पास क्या है, अपने पास सर्टिफिकेट मिल गया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, तो अपने पास जो भी अपने खेत में ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन हुआ उस पर लेबलिंग कैसे लगाते हैं, उस प्रोडक्ट पर लेबल कैसे लगाते हैं, उसका मेथड क्या है। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति या जो भी कंपनी है जो प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग कर रही है, मतलब एक तो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करके डायरेक्ट किसी कंपनी को भेज देंगे तो वो क्या करेगी, उसकी प्रोसेसिंग ही करेगी। और एक क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो प्रोडक्शन भी करेगा, प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ ही एक ही करेगा। तो वो पूर्ण रूप से क्या हो, आइडेंटिफाई हो। मतलब जो भी ये सब प्रोडक्ट या लेबल लगा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से आइडेंटिफाई होनी चाहिए, पूर्ण रूप से उसकी जांच होनी चाहिए कि जो प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग का बढ़िया की या नहीं की। इसके बाद में है मार्किंग या लेबलिंग एनपीओपी के नियम के अनुसार हो। जो मार्किंग या लेबलिंग करते हैं, कौन सा लेबल लगा रहे हैं, उनकी भी क्या होनी चाहिए, एनपीओपी का जो नियम होते हैं, उनके जो मानक होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही करें। इसके बारे में है दोस्तों, प्रत्येक पैकेज पर क्या होना चाहिए, ग्रेड मार्क का प्रिंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेड मार्क का क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर के अनुसार। मतलब जो अपन पैकेज पर, जो भी पैकेज होता है अपना, उस पर जो ग्रेड मार्क लगाते हैं, जो प्रिंट होता है, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो एडवाइजर होता है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर होता है उसके अनुसार ही ग्रेड मार्क प्रिंट होना चाहिए। इसके बारे में है दोस्तों आगे की ओर चौथा में कि निम्नलिखित जानकारी किस पर होनी चाहिए, प्रोडक्ट के जो पैकेज है उस पर लिखनी चाहिए, क्लियरिटी से लिखी होनी चाहिए। कैसे लिखी होनी चाहिए,
क्लियरिटी से लिखी होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से पढ़ सके। नेम और एड्रेस किसका, पैकिंग पर्सन का, जो पैकिंग करता है उसका क्या करते हैं, उसका नेम और एड्रेस लिखते हैं। प्लेस ऑफ पैकिंग मतलब पैकिंग कहाँ पर कर रहे हैं, कौन से स्थान पर कर रहे हैं, उसका स्थान लिखा होना चाहिए। डेट लिखी होनी चाहिए कि पैकिंग की डेट क्या है। इसके बाद में है क्रॉप सीजन, कौन सी क्रॉप कौन सी सीजन की है। इसके बाद में है नेट वेट, उसमें कुल वजन कितना है। इसके बाद में है दोस्तों मंथ और ईयर, कौन से मंथ और कौन से ईयर में पैकिंग की गई। इसके बाद में है एमआरपी, उसकी जो रीजनेबल रेट है वो क्या है, रीजनेबल प्राइस क्या है। अब इसके बाद में है पैकेज पर जो भी अपन ये लिखने के लिए इंक का यूज करते हैं वो प्रोडक्ट को पोल्यूट या प्रदूषित करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में है जो ये तो हो गई प्रोसेस या मेथड किस प्रकार से लेबलिंग करते हैं। जो जैविक लेबलिंग होती है उसके 4 स्तर होते हैं। कौन कौन सा लेबल लगाते हैं, देखिए दोस्तों, एक तो होता है कि 100% ऑर्गेनिक, एक तो क्या होता है 100% ऑर्गेनिक लेबल होता है, एक होता है ऑर्गेनिक ओनली ऑर्गेनिक लेबल होता है, एक होता है मेड विथ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मतलब जैविक सामग्री से बना हुआ होता है, एक क्या होता है विशिष्ट जैविक सामग्री से बना होता है। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं लेबलिंग के क्या होते हैं स्तर होते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है 12वां टॉपिक। 12वीं टॉपिक में अपने हैं मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मतलब जो अपने मार्केटिंग है, मतलब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनकी जो मार्केटिंग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, और जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है मतलब जो निर्यात कर रहे हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनकी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग अन्य देशों की तुलना में बहुत कम विकसित है। मतलब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करते हैं वो भारत में बहुत ही कम विकसित है, और अतः है इनमें जो सप्लाई चेन है और जो मार्केटिंग डेवलपमेंट है उसकी बहुत ज्यादा क्या है आवश्यकता है। अब इसके बाद में है दोस्तों, अब आप इतना तो आपको पता चल गया है कि मार्केटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और जो सप्लाई चेन वगैरह है मार्केटिंग की डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब अपन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, देखिए दोस्तों, अब इसमें इनके बारे में तो आपने सबने सुन ही रखा होगा, इनके नाम मैं बता देता हूँ इसके अंदर। पहले बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी पूछे तो आप याद कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन कंज्यूमर्स की क्या करते हैं मीटिंग बैठाते हैं, मतलब कंज्यूमर्स की क्या करेंगे मीटिंग करेंगे। मीटिंग में अपन किस पर चर्चा करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में है इन्विटेशन लेटर, इन्विटेशन लेटर के द्वारा क्या करते हैं मार्केटिंग करते हैं। मास मीडिया, मीडिया के द्वारा अपन क्या करते हैं मार्केटिंग करते हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन देकर वगैरह क्या करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। एक डायरेक्ट आमने सामने क्या करते हैं मार्केटिंग करते हैं। एक फील्ड को विजिट के टाइम अपन क्या करते हैं मार्केटिंग करते हैं। कंज्यूमर्स न्यूज लेटर, न्यूज लेटर के द्वारा क्या करते हैं मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद में डिस्प्ले इंफॉर्मेशन या फोटोग्राफ्स के द्वारा क्या करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद में पैकेज और लोगो, मतलब लोगो इसमें महत्वपूर्ण है कि लोगो इस प्रकार से लगाएं ताकि वो क्या हो प्रोडक्ट हो वो क्या हो आकर्षित हो, प्रोडक्ट की और क्या हो आकर्षित हो। पैकिंग वगैरह अच्छी प्रकार से होनी चाहिए तो उसकी क्या होती है मार्केटिंग सही प्रकार से होती है। अब इसके बाद में चलते हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का अपन क्या करते हैं निर्यात करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं। भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की खपत बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस क्या होती है नॉर्मल प्रोडक्ट की अपेक्षा अधिक होती है, तो इनकी खपत भारत में ज्यादा है और विदेशों में क्या है उनकी मांग अधिक है। अब इसके बाद में है दोस्तों जो खाद्य हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है उनकी मांग अधिक है। खाद्य प्रोडक्ट है, खाद्य कौन कौन से आ जाएंगे गेहूं चावल मक्का का क्या करते हैं अधिक निर्यात करते हैं। फलों में किस किस का करते हैं केला आम संतरा अखरोट आ जाएगा। इसके बाद में है मसाला में आ जाएगा दोस्तों ऑयल सीड्स में क्या आ जाएंगे, ऑयल सीड्स में आ जाएंगे सोयाबीन सूरजमुखी। इसके बाद में है सब्जियां बैंगन लहसुन, और इसके बाद में है मसाला मिर्च इलायची हल्दी
अभी ये टॉपिक अपने क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई ओल्ड पेपर में कोई क्वेश्चन आया हो, आपको समझ में नहीं आया हो, कि कहीं पर मिले नहीं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और आपके साथ में जो भी जैसे अभी एसकेएन यूनिवर्सिटी की एग्जाम चल रही है, इसके बाद में एसकेएनयू की है, कोटा की चलेगी। जिन भी आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आपके जानकार हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मैटर कलेक्ट कर पाऊंगा और बढ़िया से बढ़िया क्लास ला पाऊंगा। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, मैं बता दूं कि मैथ अपने सबसे ज्यादा वेक आने वाली सब्जेक्ट है। मैथ का अपने मैथ और इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, एक क्लास में नहीं है, उसको डिटेल से बढ़िया तरीके से समझा रखा है। किसी ने तो क्लास भी ली होगी, अगर किसी के बैक होगी या फर्स्ट ईयर वालों ने। और अभी तक ये क्लास जो मैथ की प्लेलिस्ट है वो किसी के पास नहीं पहुंची है, तो आप इतना काम तो कर ही सकते हो। इस प्लेलिस्ट को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जूनियर्स है, जिनके बैक है, उनके पास पहुंचानी है और उनकी बैक क्लियर करवानी है। उनको ये चैनल के बारे में जरूर बताना है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ग्रुप में आपको ऐड होना है तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और पीडीएफ के लिए आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।